गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, मैथमेटिक्स का ये चैनल है जो हमने आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स के नॉलेज को आप तक पहुंचाने के लिए बनाया है। और इस चैनल में हमने पहले मैथमेटिक्स के काफ़ी वीडियो जो नॉलेजेबल वीडियो हैं अलग अलग मैथ्स के टॉपिक पे वो देखे हैं। पिछले वीडियो से हमने शुरुआत की थी जो रीट का पेपर था उसकी जो सॉल्यूशन था उस पर, और उस सॉल्यूशन में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। उसके आगे से हम आज पार्ट 2 करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए मैं फटाफट से शुरू करता हूं। एक बार मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सभी दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हम आगे के क्वेश्चन। पिछले पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका वो लिंक दे दूंगा, आप वो पहले जाके वो देख लीजिए। वैसे उम्मीद करता हूँ कि आपने वो पार्ट देखा होगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे आज वाले क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 5th नंबर का, ये क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 244 और 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचना चाहिए। यानी आपको दो संख्याएं दे रखी हैं 244 और 2052, ये आपको दो संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है। और नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं 12, 16, 30, 720 और 15, 360। ये आपको दे रखा है। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी और ये ऑप्शन डी, ठीक है। आपको दो संख्या दे रखी है 244 और 252। यहाँ पे आपको लिख रखा है बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, ठीक है, जिससे यानी इन बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, जिससे 244 और 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल रहे। यानी आपको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। इन संख्या में से आपको इसको डिवाइड करना है, इसको और इसको डिवाइड करना है, और हर स्थिति में 4 शेषफल आपके बचना चाहिए। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो ऑप्शन सी और डी को, तो ऑप्शन सी और डी तो इनसे बड़े हैं। जब आप इनसे इसको डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली ये बड़े हैं, तो इनमें क्या होगा, डिवाइड लगेगा नहीं, एक भी नहीं आएगा, एक से कम पॉइंट में वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन तो आपके पहले ही गलत हो जाएंगे। अब बचे ये, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, सवाल में कह रखा है बड़ी से बड़ी, तो यहाँ पर आपको इन दोनों में से बड़ी संख्या आपका आंसर होगा। तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, इन दोनों में से बड़ी संख्या है 16। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 16 को ही चेक करते हैं क्या ये 16 ऑप्शन सही है। इस 16 से इनको भाग लगाओ, यानी आपको क्या करना है 244 में 16 का भाग लगाना है, और क्या आना चाहिए प्रश्न के हिसाब से 4 आपका शेषफल आना चाहिए। एक काम तो आपको ये करना है, एक आपको इसमें भी चेक करना है, यानी कि 2052 में भी आपको क्या करना है, 16 को 16 से डिवाइड करना है, और इस स्थिति में भी 4 शेषफल बचना चाहिए। अगर इन दोनों स्थिति में 4 शेषफल बच गया तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चेक करो फटाफट से। ये भाग बिल्कुल सिंपल आपको आती है। पहले इससे दो, 16 एकम 16, कितने बच गए 8, 14 में से 8, इधर ये 8 बच गया, आगे उतारा आपने 4, तो 16 से करोगे तो 16 पंजे 80, और शेषफल कितना बच गया 4। तो 4 शेषफल बच रहा है, प्रश्न की कंडीशन यानी सही हो रही है। यहाँ पे दो तो यहाँ पे क्या होगा, पहले 20 में दोगे, 16 एकम 16 बच गया 4। उसके बाद नेक्स्ट संख्या आपने उतारी 5, 16 का पाड़ा पढ़ो, 16 3 48 ज़्यादा होता है, यानी 16 दूनी 32, दो बारी पढ़ेंगे, 16 दूनी 32, घटाओ 5 में से दोगे 3, 4 में से 3 गया 1, उसके आगे नेक्स्ट आपके 2, ये दो संख्या उतार ली। अब 16 का पाड़ा पढ़ोगे 132 बार या उससे कम तक, तो आपके सामने होते हैं 16 7 128, तो 16 7 क्या हो गया 128। अब आप इसको लेस करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 4, ये तो यहाँ इस कंडीशन में भी क्या बच रहा है 4 शेषफल, यानी कि 16 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इन दोनों संख्याओं को विभाजित करने पर हर एक कंडीशन में 4 शेष बचता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी 16, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो सॉल्यूशन है ये आप अपने आप करके देखना, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आ जाएंगे। और इसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं, कोई ट्रिक नहीं, बिल्कुल आराम से हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि पी ने, यानी अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा है, अगला क्वेश्चन हमारा ब्याज से है। अगला क्वेश्चन है पी ने 9000 रुपये का ऋण 8.5% साधारण ब्याज की दर पर, यानी आपको जो ऋण दे रखा है वो दे रखा है 9000 रुपये का, कितने का 9000 रुपये का। ये होता है मूलधन, क्या होता है मूलधन, ठीक है। 8.5% साधारण ब्याज की दर से, यानी दर आपको जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 8.5%। साधारण ब्याज की दर से, ये साधारण ब्याज है, आपको याद रखना है क्या है साधारण ब्याज। ब्याज यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। जब ब्याज का टॉपिक मैं आपको कराऊंगा तो उसमें मैं आपको ये क्लियरली पूरा और बता दूंगा।
यहाँ पर आपको दर पर 2 वर्ष 8 मास के लिए दिया गया। यहाँ पर जो आपको समय दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2 वर्ष 8 मास, ये आपको समय दे रखा है। तो उसे कुल कितनी राशि पुनः लौटानी पड़ेगी, यानी कुल कितनी राशि पुनः लौटानी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मिश्र धन। देखो जो राशि उधार ली थी वो तो होता है मूलधन, उसके बाद उसमें ब्याज मिला के जो राशि वापस लौटाएंगे उसे हम बोलेंगे मिश्र धन। तो मिश्र धन यहाँ पे होगा मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पे हमें ब्याज निकालना है, मूलधन हमें पता ही है 9000 है, तो जो भी ब्याज आएगा उसमें जोड़ देंगे, हमारे सामने क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। अब ये बिल्कुल साधारण जो ब्याज है उसका सवाल है। क्या सूत्र होता है साधारण ब्याज निकालने का? साधारण ब्याज निकालने का सूत्र होता है P इंटू टी इंटू आर बट्टे 100। ये यहाँ पे मैंने जो सूत्र है वो इंग्लिश में लिखा है। P का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन, T का मतलब समय यानी कि टाइम, और R का मतलब रेट यानी कि दर। आप इसको P रेट और टाइम PRT भी लिख सकते हो। PRT करो या PTR करो एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये आपको दे रखा है रुपए में, दर भी आपको दे रखी है प्रतिशत में, लेकिन यहाँ पर जो समय है वो आपको वर्ष और मास में दे रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समय को बदलना पड़ेगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है। समय को कैसे बदलोगे? जब ये सूत्र लगाते हैं तो समय हमेशा किस में होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 2 तो वर्ष है लेकिन 8 क्या है, महीने। तो सबसे पहले इस 8 महीने को किस में बदलेंगे, वर्ष में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? 8 महीने को वर्ष में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, तो हम इसको 12 से भाग लगाएंगे और हम लिखेंगे 8/12 वर्ष। ये जो 8 मास है, महीने को वर्ष में बदलने के लिए हमेशा किससे भाग करते हैं, 12 से भाग करते हैं, क्योंकि 12 महीने होते हैं एक वर्ष में। 8/12 आपने किया, 8/12 को आप काटो, भाग लगाओ, तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, यानी कि 2/3 वर्ष आपके पास आ गया। यहाँ पर 2 वर्ष पहले था, 2/3 और आ गया, तो कुल मिला के आपके सामने क्या होगा, 2 सही 2/3 वर्ष। ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये वर्ष आ गया। अब आप इस वर्ष को यूं भी लिख सकते हो, और आप इसको चाहो तो 3 दूनी 6 और 2 8/3, इसको सही बट्टे में बिल्कुल मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में, ये मिश्र भिन्न में था क्योंकि यहाँ पर एक पूरी संख्या और एक बट्टे की संख्या थी, इसको हमने बदल लिया साधारण भिन्न में। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं आपको पता होगा, 3 की गुणा 2 से कर दो, 3 दूनी 6 और ऊपर और प्लस कर दो, 6 और 2 8, 8/3। अब इस सूत्र में लगाओ, P कितना था हमारे पास, 9000, ये 9000 रख दिया। T समय आप हमारे पास आ गया 8/3, 3 आ गया बट्टे में। फिर R रेट कितनी है, 8.5, यानी कि 8.5, और बट्टे में कितना है, 100। तो यहाँ पर देखो ये 3 भी बट्टे में था तो 100 के साथ आ गया बट्टे में। अब इसको आप हल करो, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 8.5 में पॉइंट है, आप ये पॉइंट हटाओगे, जैसे ही आप ये पॉइंट हटाओगे तो इसके बाद कितनी संख्या है, 1। जब भी पॉइंट हटता है उसके बाद जितनी भी संख्या हो उतने जीरो वाली संख्या से गुणा करते हैं नीचे। अगर ऊपर पॉइंट हटाया तो वो गुणा कहाँ करेंगे, नीचे। तो यहाँ पर पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1। एक जीरो वाली संख्या क्या होती है, 10, तो यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे 10। अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 वैल्यू होती है तो हम लिखते 100, 3 होती तो हम लिखते 1000। इस प्रकार से आप ये करोगे, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो तो बिल्कुल आसान है, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। 3 से कट गया 9, 3, नीचे सब कट गया, ऊपर कितना बचा 3, यहाँ बचा 8 और यहाँ बचा 85। इनके आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 तिया 24 इंटू 85, 85 के आप 24 से मल्टीप्लाई कर लो, वही आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। कैसे करोगे, 85 की 24 से गुणा करो, पहले 4 की करो, 4 5 20 का 0। आप इसको आराम से इस तरह से लिख के कर लो, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा गलती होने के चांस है वो यही होते हैं। यहाँ तक का सवाल आप बिल्कुल सही कर दोगे, लेकिन जल्दबाजी में गलती कहाँ होगी, यहाँ होगी। तो आप इसको आराम से लिख के इस तरह से कर लो, 4 5 20 का 0, असलाई 2, 4 8 32 और 2 33 34, ठीक है। 2 से इसको करोगे, 2 5 10 का 0, असलाई 1, 2 8 16 और 1 17, सॉरी 0 4 7 3 10 का 0, असलाई 1 1 और 1 2, कितना आ गया आपके पास, 2040। लेकिन ये क्या है, ये आपके सामने ब्याज आया है। क्या आया है, ब्याज। जबकि सवाल में आपको पूछ रहा है कि कितनी राशि पुनः लौटाई जाएगी, तो कितनी राशि पुनः लौटाई जाएगी, 9000 तो है ही हमारे पास, ब्याज हमारे पास आ गया 2040। तो आप इनको इसमें जोड़ दो, तो 9000 और 2040 मिलके क्या हो गया, 11040। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। ये जो ऑप्शन है हमारा, ये है अपने सी में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दिखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, लेकिन ये मैंने आपको पूरा समझा के किया इसलिए बड़ा लग रहा है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपल ये दिए होंगे, फटाफट इसको बदला, सूत्र लगाया, जोड़ा और निकाला। अगर आप इसको प्रैक्टिस करके फटाफट करोगे तो 1 मिनट के अंदर अंदर ये आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि एक 22 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर के आयताकार कागज को मोड़कर बिना अधिव्यापन एक 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया गया। यानी आपको एक कागज की नाप दे रखी है 22 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आयताकार कागज को मोड़कर बिना अधिव्यापन, अब देखो यहाँ पर लिख रखा है बिना अधिव्यापन एक आयताकार कागज है। देखो ये क्या है, ये आपको समझना है कि एक आयताकार कागज है, आपने इसको मोड़ करके एक क्या बना दिया, बेलन बना दिया। एक क्या बना दिया, बेलन। इस तरह से इसको बेलन बनाया गया। ये बात आपको पता होगी, मैंने हमारे पहले के जो वीडियोस हैं उसमें भी जो इसके क्षेत्रकलन की वीडियो है उसमें मैंने आपको ये सारी आकृतियों के बारे में पढ़ाया हुआ है। वहाँ पे जाके आप वीडियो देखना, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। एक बार फिर से बता देता हूँ। आप सपोज़ कि ये कोई कागज़ है, ठीक है, मैं इस पेपर को ही ले लेता हूँ। सपोज़ ये कोई कागज़ है, ठीक है, ये कागज़ है, एक आयताकार कागज़ है। अगर मेरे को इसका शंकु मेरे को इसका बेलन बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको यूँ मोड़ दूंगा। इसको क्या मोड़ दूंगा, यूँ मोड़ दूंगा, यूँ। तो जब मैं इसको यूँ मोड़ दूंगा तो आप बिल्कुल देख सकते हो कि ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास एक बिल्कुल एक बेलन बन जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो बिल्कुल एक बेलनाकार आकृति बन जाएगी, ठीक है। तो ये बेलन होता है। तो जब भी कागज़ को मोड़ करके हम इस तरह से बेलन बनाते हैं तो उसको इस तरह से बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो, जब हम इसको यूँ मिलाएंगे तो बिल्कुल इसको यहाँ से यहाँ सटा दिया, ये बेलन बन गया। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं यूँ भी कर सकता हूँ। लेकिन जब मैंने इसको यूँ किया तो यहाँ से देखिए कुछ कागज़ है जो एक के ऊपर एक ओवरलेप हो गया। क्या हो गया, ओवरलेप हो गया। तो ये ओवरलेप नहीं होना चाहिए। अगर ओवरलेप होगा तो इसकी नाप में फ़र्क आ जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए प्रश्न में लिखा हुआ है कि बिना अधिव्यापन, और इंग्लिश में आप देख सकते हो विदाउट ओवरलेपिंग। कोई भी ओवरलेप नहीं हुआ, ओवरलेप हुए बिना क्या हुआ, एक 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया गया। यानी ये जो बेलन बनाया गया इसकी ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और इसकी जो नाप थी वो कितनी थी, 22 यूँ था और 4 यूँ था। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये कागज़ था, इसका बनाया हमने बेलन। जो इस कागज़ की ऊंचाई थी, जो इस कागज़ की हाइट थी, वही हाइट यहाँ पे होगी। यहाँ पर आप इसको चौड़ाई बोल सकते हो, लंबाई और चौड़ाई। तो जो इसकी चौड़ाई थी वही यहाँ पे किसकी क्या होगी, हाइट, क्योंकि इसी को घुमा करके ये बनाया है, ठीक है। और ये जो भाग था लंबाई का, ये जो भाग था किसका, लंबाई का, ये लंबाई अब कहाँ चलेगी, ये लंबाई अब चलेगी यहाँ। तो ये यहाँ पे क्या बन गई, परिधि बन गई। हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी आयताकार कागज़ को मोड़ करके आप बेलन बनाओगे तो जो उसकी चौड़ाई है वो उसकी हाइट बन जाएगी, जो उसकी लंबाई है वो उसकी क्या बन जाएगी, परिधि। अब परिधि क्या होती है, ये गोल गोल जो है यहाँ पे, और इसका सूत्र होता है 2πr, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर देखो 4 तो 4 है, ये जो 22 है वो क्या बन गया, ये 22 2πr बन गया। यानी 2πr की जो वैल्यू है वो यहाँ से कितनी आ गई, 22। अगर हम यहाँ से आपको πr की वैल्यू निकालनी है तो आप ये 2 मल्टीप्लाई में इसको बट्टे में भेज दो, तो 22/2 कितना हो गया आपके पास, 11। और अगर यहाँ से आपको r की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगा, 11/π, ठीक है। पाई का मान कितना होता है, आप यहाँ पे पाई का मान रख सकते हो। पाई का मान होता है 22/7। तो जो बट्टे वाला 7 है वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 7/2, 7/2 को जब आप भाग लगाओगे तो आपके पास कितना आ गया, 3.5। यानी यहाँ पर आपके पास जो त्रिज्या है इसकी वो कितनी आ गई, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको पूछा क्या है, आपको पूछा इस बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्या सूत्र होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πrh। सूत्र आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। वक्र पृष्ठ का सूत्र 2πrh है। कई बच्चों ने यहाँ पे पेपर में πrl या 2πrl लगा दिया, जबकि वो शंकु का होता है। अब इसको हल करो, 2 × पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू आपके पास आएगी 3.5। अब यहाँ पे 3.5 भी रख सकते हो, 7/2 भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे कितनी रख रहा हूँ, 7/2। और h यहाँ पे क्या है, h आपके यहाँ पे है 4। 7/2 मैंने यहाँ पे क्यों रखी, कि ताकि आराम से काटापट्टी हो सके, कैलकुलेशन आराम से हो सके। 7 से कट गया 7, 2 से कट गया 2, कितना बचा 22, और इंटू में 4। तो 22 × 4 कितना हो गया, 88। तो 88 आपके पास क्या आ गया, 88 सेंटीमीटर आंसर। अब देखिए जो ऑप्शन है ना, उस ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 88 पाई और दूसरा ऑप्शन दे रखा है 88। बाकी 2 ऑप्शन तो बिल्कुल अलग है, लेकिन 88 में 2 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें 88 आया है, पाई नहीं आया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा रेखागणित का, जियोमेट्री का, और इसके अंदर आपको एक चित्र दे रखा है। ठीक है, क्या चित्र दे रखा है मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये आपको एक चित्र दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर बिंदु दे रखे हैं ए सी एफ, ये ए, ये सी, ये एफ, बी ई डी, ये बी, ये ई, और ये दे रखा है आपको डी। ठीक है, बीच वाला सेंटर दे रखा है ओ, ये एंगल आपको दे रखा है 25 डिग्री। कितना? 25 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको क्या लिख रखा है, दिए गए चित्र में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये रेखा ए बी है, ये रेखा सी डी है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, तथा ओ ई और ओ एफ क्रमशः, ओ ई और ओ एफ ये जो दो रेखाएं ये क्रमशः इन दोनों कोणों का क्या है? अर्धक है, समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब जो दो बराबर भागों में बांटे। तो कोण बी ओ डी यानी कोण बी ओ डी, इस पूरे कोण का ये रेखा क्या है? समद्विभाजक है, यानी ये इसको दो बराबर भागों में बांटती है। इसी प्रकार से ये रेखा बी ओ सी का समद्विभाजक है, मतलब ये भी इन दोनों को बराबर भागों में बांटती है। यदि बी ओ डी बराबर 25 डिग्री है, ये आपको दे रखा है 25 डिग्री, यहाँ पे देखिए ई ओ डी बराबर 25 डिग्री दे रखा है। ई ओ डी ये आपको दे रखा है 25 डिग्री। ठीक है, तो आपको सी ओ एफ बराबर है निकालना है, यानी आपको सी ओ एफ इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब बताइए कैसे निकालोगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब भी दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो कुछ कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वो आपस में क्या होते हैं? बराबर। और रेखाएँ हैं तो रेखाओं के एक तरफ बने कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ पर देखो ये 25 डिग्री है, ये समद्विभाजक है, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 25 डिग्री। क्यों? क्योंकि समद्विभाजक क्या करता है? हमेशा दोनों को बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पर ये 25 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 25 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस लाइन को देखो, इस रेखा को, इस रेखा के ऊपर ये तो हो गया पूरे 50। ठीक है, और उसके अलावा ये दोनों क्या है? बराबर। तो इसको भी अपन x मान लेते हैं, इसको भी अपन x मान लेते हैं। तो ये x और ये 25 25 50 ये सारे मिलके क्या बन गए? ये सारे मिलके एक ही रेखा के एक तरफ बने हुए कोण है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखो x प्लस 50 बराबर मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व कर दो। ये हो गया 2x बराबर 50 को उधर भेजो, 180 माइनस 50, 180 में से 50 घटाओ, 180 में से 50 घटाओगे तो कितना बचेगा? 130। x की वैल्यू आ गई 130/2। जब आप इसको काटोगे तो कितना आएगा? 65। ठीक है, तो 65 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन बी में है, तो वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ नहीं है, रेखागणित का सवाल है। जो रेखाओं में आपस में नियम होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। समद्विभाजक हमेशा दोनों को बराबर भागों में बांटता है, तो ये दोनों बराबर हो गए, ये भी बराबर हो गए, और एक ही रेखा के एक तरफ बने हुए कोण का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं रैखिक कोण युग्म। क्या बोलते हैं? रैखिक कोण युग्म, या इसको इंग्लिश में लीनियर पेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। यानी अगर एक ही लाइन के एक तरफ बने हुए कोण है तो उनका योग हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। तो इस प्रकार आप ये सारे जो किसी का भी मान है वो आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए पिछले जितने भी एग्जाम है उसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैथमेटिक्स के, वो आप निकाल के सॉल्व करोगे तो आपको एक एक क्वेश्चन करते रहोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा और आपको जो नियम है वो भी पता लगते रहेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 6400 वर्ग मीटर। एक वर्गाकार मैदान है जिसका आपको क्या दे रखा है? क्षेत्रफल। कितना दे रखा है? 6400। ठीक है, 6400 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई होती है, वर्ग के अंदर ये हमेशा आएगा। ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा इस मैदान को परिमिति पर 5 चक्कर लगाने पर तय की गई दूरी, यानी किसी व्यक्ति ने इसकी परिमिति पर 5 चक्कर लगाए। कितने चक्कर लगाए? 5 चक्कर। आपको बताना है कि एक वर्गाकार है, ये क्या है? वर्गाकार। और वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है, इसके चारों तरफ किसी व्यक्ति ने 5 चक्कर लगाए। आपको बताना है कि उसने कितनी दूरी तय की। तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक चक्कर में तय की गई दूरी, जब किसी भी ग्राउंड के, किसी भी मैदान के हम एक चक्कर लगाते हैं तो उसके अंदर तय की गई दूरी उसकी परिमिति या परिधि के बराबर होती है। उसकी परिमिति या
परिधि के बराबर होती है। देखो यहाँ पर मैंने दो शब्द लिखे हैं, परिमिति या परिधि। परिधि कब काम में लेते हैं? जब वृत्ताकार मैदान हो, जब सर्किल हो, वृत्त हो, तब हम परिधि काम में लेते हैं, और जब वर्गाकार हो या आयताकार हो तब हम क्या काम में लेते हैं? परिमिति। बात एक ही है। यहाँ पर ये वर्गाकार है तो हम क्या काम में लेंगे? परिमिति। तो यहाँ पर हमें पहले इसकी परिमिति निकालनी है। तो क्षेत्रफल आपको दे रखा है 6400 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वर्ग में भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर, ये आपको दे रखा है 6400। ठीक है, अब सबसे पहले हम भुजा निकालेंगे। तो ये जो स्क्वायर है इसको जब हम वहाँ भेजेंगे तो वो वहाँ आके क्या बन जाएगा? ये रूट बन जाएगा, करनी चिन्ह लग जाएगा, ये क्या बन जाएगा? रूट, या जिसे हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। ये आपके सामने आ जाएगी भुजा। तो आप यहाँ से भुजा निकालो। तो जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो वर्गमूल निकालने के देखो वैसे तो बहुत तरीके होते हैं, मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊँ। आप 0 काउंट कर लो और बची हुई संख्या का आप रूट याद कर लो। 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक के वर्ग और वर्गमूल आपको याद होने चाहिए। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ये जो 64 है इसका वर्गमूल कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, और यहाँ पर वर्गमूल में हमेशा 2 जीरो हैं तो 2 जीरो में से आप 1 जीरो ले लो, तो वही आपके सामने क्या आ जाएगा? ये। अगर घनमूल होता तो हम 3 में से 1 जीरो लेते। ठीक है, ये आपके सामने आ गई भुजा। अब आपको क्या निकालनी है? आपको निकालनी है परिमिति। तो परिमिति का सूत्र क्या होता है? परिमिति, या इसको परिमाप भी बोल सकते हो, परिमिति, परिमाप, ठीक है, सरकमफ्रेंस, कुछ भी बोल सकते हो। परिमाप का सूत्र क्या होता है? वर्ग में, वर्ग में परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 इंटू भुजा हो जाएगी हमारी 80, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, यानी कि 320 मीटर। ठीक है, 320 मीटर आ गया। ये आपके सामने आ गया परिमाप, यानी एक चक्कर निकालने पर कितनी दूरी तय करता है? 320 मीटर। लेकिन यहाँ पर आपको कितने चक्कर में पूछा है? 5 चक्कर में। तो आप गुणा कर दो, 5 की गुणा कर दो 320 से। तो जब आप 5 की गुणा इससे करोगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10 का 0, असलाई 1, 5 के 15 और 1 16, यानी 1600 मीटर आपके सामने क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। अब 1600 मीटर देख लो क्वेश्चन में कहाँ पर है। अब देखिए क्वेश्चन में 1600 मीटर भी नहीं दे रखा, क्वेश्चन में जो दे रखा है वो किलोमीटर में दे रखा है। तो इसको किलोमीटर में बदलो। तो जब आप इसको किलोमीटर में बदलोगे तो क्या होगा? 1000 से भाग करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1.6 किलोमीटर। ये आपका आ गया सही आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा। देखो, जब आप पढ़ते हो तो आप टुकड़ों में पढ़ते हो, और जब क्वेश्चन आता है तो वो कई चीज़ों को मिला के आता है। कैसे मिला के आया? देखो, आपने क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ रखा है, वो आया मिला के। क्षेत्रफल से आपने निकाली भुजा। आपने परिमाप पढ़ रखा है तो भुजा से फिर आपने निकाली परिमाप। परिमाप होता है एक चक्कर में आपको एक की जगह दे दिए गए 5 चक्कर, यानी कि आपको फिर 5 से करनी है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने पर भी जो आया वो भी ऑप्शन डायरेक्ट ना दे करके आपको दे दिया किलोमीटर में, यानी बाद में आपको किलोमीटर में भी बदलना है। पढ़ते समय आपने ये बातें बिल्कुल अलग अलग पढ़ी थी, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो उसमें इसी तरह से क्वेश्चन को घुमा देते हैं। कई बच्चे हो सकता है ये भी करें 1600 देखें, इसमें तो 1600 आंसर ही नहीं है, और हो सकता है एक ऑप्शन ये उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बच्चे उसको सही कर देंगे। या एक चक्कर निकालने में जो दूरी आई 320, इसी को सीधे उसमें आंसर कर देंगे, इसमें 320 भी एक ऑप्शन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के जो भी आपने पढ़ा है सूत्र उसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप निकालो, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करते जाओ, आपके सामने आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सवाल बहुत सिंपल है। रीट लेवल फर्स्ट में हमेशा सिंपल ही सवाल आते हैं, लेकिन नॉलेज आपको होगी तभी आप इन सवालों को कर पाओगे। नॉलेज प्लस प्रैक्टिस, और जो सूत्र हैं वो आपको याद होने ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन और थोड़ा सा अलग है। 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर के नाप के पानी का टैंक है, यानी आपको एक पानी का टैंक दे रखा है जिसकी नाप आपको दे रखी है 2 मीटर, 1.5 मीटर और 1 मीटर। देखिए, कभी भी आपको इस तरह से नाप अगर दी जाए, ठीक है, इस तरह से नाप अगर आपको दी जाए तो यहाँ पर देखो आपको 3 नाप दे रखी है। जब भी 3 नाप मल्टीप्लाई में दी जाए तो समझ जाया करो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई या गहराई है। अगर कोई टैंक का काम है तो गहराई होगी, वैसे काम है तो ऊंचाई होगी। हमेशा आपको ये इस तरह से मानना है। ठीक है, नाप के पानी के टैंक को एक नल द्वारा, ये पानी का टैंक है, इसको नल द्वारा 20 लीटर प्रति मिनट की दर से भरने में समय आपको बताना है। यानी जो पानी की दर है, जो पानी भरने की दर है वो कितनी है? 20 लीटर प्रति मिनट, 20 लीटर प्रति मिनट। ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब आपको पानी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। जब भी किसी टैंक में पानी भरा जाता है या दूध भरा जाता है या कोई भी लिक्विड, कोई भी ठोस भरा जाता है
तो उस कंडीशन में हम क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। मैंने आपको एक आयतन और क्षेत्रफल में एक वीडियो बना रखा है मैथमेटिक्स में, हमारे पहले वाले सारे वीडियो आप चेक करना, उसमें सारी बातें आपको अच्छी तरह से बताई हुई है। आयतन कब निकालते हैं, जब किसी चीज़ के अंदर कोई पानी भरना हो, उसके अंदर का कोई पदार्थ भरना हो, उसके अंदर के पदार्थ को निकाल के यूज़ करना हो, उसके अंदर दूध भरना हो, कोई भी लिक्विड भरना हो, तब हम निकालते हैं आयतन। और क्षेत्रफल कब निकालते हैं, जब उसके ऊपर कुछ काम करना हो, रंग कराना हो चारों दीवारों पे, या उसके ऊपर कोई कागज़ चिपकाना हो, कोई रेत बिछानी हो, तब हम निकालते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम आयतन निकालेंगे। अब आयतन क्या होता है, आयतन यही होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही होता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम तीनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी 2 इंटू 1.5 इंटू 1 मीटर। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आयतन। ये तीनों में मीटर है, तो आयतन के पीछे क्या लग जाएगा, मीटर क्यूब या घन मीटर। ठीक है, अब इसको आप हल करोगे तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 इंटू 1.5, 2 और 1.5 की गुणा करोगे तो आ जाएगा 3, और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही रहेगा, यानी आपके सामने क्या आ गया, 3 मीटर क्यूब क्या आ गया, आयतन। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसका आयतन आ गया 3 मीटर क्यूब, लेकिन आपको जो पानी की दर दे रखी है वो दे रखी है लीटर में, 20 लीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 20 लीटर जो है वो पानी भरता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अब इस मीटर क्यूब को बदलना पड़ेगा आपको लीटर में। तो मीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 2 फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1 मीटर क्यूब में हमेशा क्या होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। जब भी मीटर क्यूब आए आपको लीटर में बदलना है तो आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। एक यहाँ पर बात आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी, बता देता हूँ, अभी आगे कहीं क्वेश्चन कहाँ आएगा। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यदि आपको सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा हो तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब मिला करके 1 लीटर बनते हैं, लेकिन अगर आपको मीटर क्यूब में दे रखा हो तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। ये दोनों फॉर्मूला आप ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, बहुत कन्फ्यूजन आता है इसमें, और इस क्वेश्चन में गलती होने के चांस यही है। ठीक है, कि ये बात कई बार क्या होती है, हमें पता नहीं होती। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे करो 3 मीटर क्यूब है, तो 3 मीटर को आप मीटर क्यूब को आप लीटर में चेंज करो, 3 मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1000, तो ये आपके सामने क्या आ जाएगा, 3000 लीटर। ठीक है, क्या आ गया, 3000 लीटर, यानी आपकी जो पानी की टंकी है उसकी कैपेसिटी कितनी आ गई, 3000 लीटर, और पानी की दर क्या है, 20 लीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में वो 20 लीटर भरता है। तो जब आप इसको 20 से भाग लगा दोगे तो आपके सामने आ जाएगा कितने मिनट लगेंगे। 1 0 से 1 0, 2 से काटो 300 को, तो क्या आ गया 150, यानी 150, यानी 150 मिनट लगेंगे। ठीक है, 150 मिनट का समय लगेगा उस टंकी को पूरा भरने में। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक बात और देखो, 150 मिनट, क्वेश्चन में कोई ऑप्शन दे रखा है 150 मिनट, नहीं, क्वेश्चन में 150 मिनट नहीं दे रखा, क्वेश्चन में घंटे और मिनट में दे रखा है। तो अब आप इसको घंटे में चेंज कर लो, तो 150 मिनट में कितने घंटे होते हैं, देखो 60 घंटे में 1 मिनट होता है, ये आपको पता होगी बात। 60 मिनट में 1 घंटा होता है। ठीक है, 60 मिनट में क्या होता है, 1 घंटा। तो यहाँ पर देखो 60 + 60 कितने हो गए, 120, यानी 2 घंटे, और पीछे बच गए 30 मिनट, यानी इसको जब हम बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 घंटे 30 मिनट। तो 2 घंटे 30 मिनट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 घंटे 30 मिनट है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आपको संख्या का नॉलेज आपसे पूछा है। ये पूछ रहा है 1,01,01,111 का अंकीय रूप क्या है, मतलब 1,01,01,111 आपको लिखना है। तो कैसे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखो आपको पता होता है, सपोज मैं एक बार कोई भी संख्या लिखूं, ये मैंने कोई भी संख्या लिख दी। ठीक है, बीच बीच में मैंने XYZ का भी यूज़ किया है। आप सबसे पहले संख्या को देखो, ये होता है इकाई का, फिर दहाई का, फिर सैकड़ा। ठीक है, कोमा आता है 1000 और 10,000, फिर कोमा आता है लाख और 10 लाख, फिर कोमा आता है। ठीक है, करोड़ 10 करोड़, फिर कोमा आता है, फिर अरब, यानी कि ये होता है अरब, फिर 2 होते हैं करोड़ के, 2 होते हैं लाख के, 2 होते हैं 1000 के, और 3 होते हैं सैकड़ा के। ये बात आपको पता होनी चाहिए, शायद पता ही है आपको संख्या के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि 1 करोड़,
तो करोड़ में 2 होते हैं, तो 1 आप कैसे लिखोगे, 2 अंकों में ये लिखोगे, ठीक है, 1 करोड़। फिर 1 करोड़ के बाद 1 लाख। अब यहाँ पे 2 बिंदु लाख की होती हैं, तो उसको भी आप 1 लिखोगे तो इस तरह से लिखोगे। अगर 10 या 12 होता तो सीधे हम 2 अंकों में 12 लिख देते, लेकिन यहाँ पर 1 लाख है, लेकिन अंक हमेशा कितने आते हैं, 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 01। 1000, 1000 में भी 2 अंक आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 01। फिर 101, तो 101 में 101, यानी 1 करोड़ 1 लाख 1000 101 ऐसे बनेगा। अब कोमा हटाओगे तो क्या बनेगा, ये। अब यहाँ पर देखो शुरू में जो हमने 0 लगाया था उसका कोई औचित्य नहीं होता, किसी भी संख्या के शुरू में 0 का औचित्य नहीं होता, तो यहाँ पर ये संख्या आ गई। अब ये संख्या आप देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो ये जो है ये आपके बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, संख्या के ज्ञान का है, लेकिन फिर भी इन तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या होती है, गलती होती है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, वीडियो का साइज ज़्यादा लंबा हो रहा है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो बचे हुए क्वेश्चन है, वो अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। और जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ये क्वेश्चन और इसी तरह के अन्य क्वेश्चन भी आप खुद करके देखिए। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया आपको ज़रूर समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपना जो मैथमेटिक्स की नॉलेज है वो भी ले सकें। ठीक है, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।